85 है, 4 है। जी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, पहले 4 निकाल लें। पेज 255 है माय डियर। Following are the summarized statements of financial position of Himalaya and Method Limited as on 31 दिसंबर 2020। पीपी इन्वेस्टमेंट्स 4320 पे आ रही हैं। इन्वेंट्रीज, डेटर, कैश इन बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और लायबिलिटीज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहले रीडिंग टाइम में पूरे सवाल को पढ़ के उसकी थीम जरा अंडरस्टैंड कर लिया करेंगे। उस सवाल की थीम क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। साल खत्म होने से 9 महीने पहले जब कभी ऐसा हो ना तो वर्किंग 6 बनानी पड़ सकती है, क्योंकि वो प्री ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करना पड़ सकता है। साल खत्म होने से 9 महीने पहले पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किए हैं 90% शेयर्स 2220 रुपए देके, जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं, ऊपर पड़ा हुआ है। और इसमें प्रोफेशनल फीस 30 की, वो आपको पता है हम निकाल देंगे। एट दैट डेट रिटेन्ड अर्निंग्स वर 700। तो अल्लाह का शुक्र है प्री आर ई गिवन है, तो फिर हमें कोई वर्किंग 6 आज बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्री आर ई तो गिवन है, चलें, यकम अप्रैल 20 की ही गिवन है। On acquisition date, the carrying value of ML net asset was equal to the fair value except a brand। बस आसान सी एडजस्टमेंट है। अच्छा ये पॉइंट 3 ना इसके साथ लिख दें, इसको करना है पेपर में, लेकिन अभी ना हमने रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ी नहीं है। तो जब हम कभी रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे IS 37, तो फिर हम देखेंगे कि इस एडजस्टमेंट को क्यों इग्नोर करना है। तो फिलहाल आज हम इसको पढ़ेंगे नहीं। हमारे साल के पहले दिन पेरेंट ने एक्वायर किए हैं 35% शेयर्स इन पीयर। ओ अच्छा, एसोसिएट को भी खरीद लिया, ठीक है, बाय पेइंग 1500 मिलियन। बस ये 1500 ऊपर पड़ा होगा, ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट्स में 1500 में खरीद लिया। दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर। कॉस्ट पे पड़ी हुई है, इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स में कॉस्ट पे पड़ी हुई है 4320 में। डिटेल्स ऑफ पीएल नेट एसेट्स एट 31 दिसंबर 20 आर एज फॉलोज। एसोसिएट के नेट एसेट्स दे रहे 31 दिसंबर 20 को, यानी एसोसिएट का पीपीई दे रहा है आपको 26-25। 31 दिसंबर इन्वेंट्रीज इसकी दे रहा है 1190। इन्वेंट्रीज इसकी दे रहा है 1190 स्पीड। डेटर नेट एसेट्स 700, कैश इन बैंक 590 और लायबिलिटीज 630। इन चीजों को हम इग्नोर करते होते हैं, ये मुझे सवाल के लिए नहीं चाहिए होती। वो नीचे दे दी उसने सारी। सॉरी, इस तरह हंसना पड़ता है समझाने के लिए, वरना इस तरह ना हंसना हमें किसी ने सिखाया, ना हंसना मकसूद है, ना हम आपको ये हंसना ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बस ठीक है, अब मैं क्या करूं, उसने ऐसी दे दी, नीचे दे दिए सारे, वो काट दें इनको। ड्यूरिंग द ईयर एसोसिएट को प्रॉफिट आया 910 और एसोसिएट ने डिविडेंड दिया 490 फॉर हाफ ईयर का मतलब होता है, यानी इंटरिम डिविडेंड दिया है, और पेरेंट ने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, अदर इनकम के अंदर। तो अब मसला ये आएगा आज के सवाल में कि आर इज गिवन नहीं है एसोसिएट की, अनलकीली ना, आर इज गिवन नहीं है एसोसिएट की, तो फिर वर्किंग 6 पूरी नहीं हो सकेगी। तो मजबूरी हम नया वर्जन यूज करेंगे आज, वर्किंग 7 का, जिसमें हम वर्किंग 7 खोलेंगे, पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड कैरी डाउन आ जाएगा। वर्किंग 7 का नया वर्जन यूज कर लेंगे। बाकी तो ये स्टॉक की एडजस्टमेंट है और एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किया जा रहा है। सवाल खत्म हुआ जी, 20 मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा इस सवाल पे। चले जी, बता दें भाई पीपी। अच्छा, वर्किंग 1 2 3 4 7, बस वर्किंग 5 और 6 की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल को P&L का है नहीं। वर्किंग 6 कभी हल्की फुल्की करनी पड़ सकती है, वो जरूरत हुई तो कर लेंगे जी। शुरू कराएं जी। पीपी
बोले जी, बोले 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 2400 1750। आगे बोले जी। इन्वेस्टमेंट्स जी भाई, क्वेश्चन के मुताबिक 4320। काले मार्कर एक दो और अरेंज कर लो। अच्छा, 2 लाइनें छोड़ा करें गुडविल के लिए भी, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के लिए, पर तीसरी लाइन वैसे ही जरा 3 लाइनें बेशक छोड़ दें। इन्वेंटरीज 700। आगे डेटर जी, कैश एंड बैंक प्लस 170। शेयर कैपिटल हाँ जी 4700। वर्किंग वन जी, शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे इसको अंदर वाले कॉलम में रखते हैं 4700 को, जब कभी पेरेंट सऊदी किंग को अपने शेयर इशू करे, लेकिन वो सवाल में था नहीं। आगे शेयर प्रीमियम जी 720 0। आगे क्लोजिंग आ रही जी। अच्छा, ये बी क्विक, आप लोग भी थोड़ा सा ना तेज हो, आप पेपर में इतना टाइम नहीं होना, बस ये इजी मार्क्स लें जल्दी। 1190 जी 2210। आगे 2210। Sometime haste do not make waste जी, बोले लाइबिलिटीज An apple a day keeps a 7 फला away। डॉक्टर बनते हैं ना वो बड़ा। चलो चलो आगे चलो, पहले एडजस्टमेंट करो। जी माय डियर, हाथ खड़ा करके सारे लोग बता दें मुझे कि ब्रैकेट वाली एडजस्टमेंट जो है वो कैसे पोस्ट होनी है। हाथ खड़ा करके बता दें, हाथ खड़ा करके बता दें ब्रैकेट वाली एडजस्टमेंट कैसे पोस्ट होनी है। आसान सी एडजस्टमेंट ने हाथ खड़ा करके ना, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करें ना माय डियर, हाथ खड़ा करें जी माय डियर। आपने हाथ खड़ा कर लिया। कहां करूं लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट? चलें इनके तरीके से मुझे चलने दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस कर लूं 30 और सीआरए में ले जाऊं, ठीक है जी। रेक्टिफाइंग एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये तो पुरानी एडजस्टमेंट है, कई दफा की हुई है। आगे 2220, इसमें से भाई कह रहे हैं माइनस करके इधर ले जाएं। चले अब कोई सही कराए, ये क्या करा दिया इन्होंने। 2220 में कोई मुझे कह रहा है 30 पड़ा हुआ है, एक बंदे ने कुछ और कह दिया, कहता है 2220 में 30 पड़ा हुआ है। अब क्या करें? जैसे मर्जी करें, अब आपकी मर्जी है, वो कोई नहीं, बस रिजल्ट सेम आना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो मेरा तो मशवरा ऐसा है कि 2220 पूरा रिकॉर्ड हो गया इन्वेस्टमेंट में, सही है। उसमें ट्रांजैक्शन फीस भी है जो कि एक्सपेंसेस में जाती है। उसने लिखा हुआ ना कि 2220 में मैंने प्रोफेशनल फी डाल दी है। तो मेरे ख्याल से ऐसा करें कि 2220 को तोड़ दें और फिर तोड़ के उसको ले जाएं। तोड़ें जरा 2220 को, थोड़ी अकल लगा लें। 2220 को तोड़ें 30 21। अब मेरे ख्याल से शायद पोस्ट करना आसान हो, तो ये पड़ा हुआ सारा हैज बीन इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 4320 में पड़ा हुआ है। तो 4320 में से ये दोनों निकाल ले,
निकालने की कोशिश करें 4320 में से। पहले मेरे ख्याल से निकाल लें 2190, इसे कहां ले जाएं? वर्किंग वन में। और अब थोड़ा निकालने की कोशिश करें 30। मेरे ख्याल से तो पूरा निकल गया, अब 2220 निकल गया। 30 इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री आप बताएं, किसी को याद हो? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, P&L में जाके एक्सपेंसेस डेबिट, लेकिन वो P&L हमारे हाथ में नहीं है। CRE, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जी। थोड़ा सा भाई ने ना गड़बड़ करा दी थी, इन्होंने पूरा ही निकलवा दिया था, 2 डबल पे 30 डबल निकल गया था। ट्रिपल टू जीरो बाहर निकाल दें या 2220 को अलग अलग करके बाहर निकाल दें? बेहतर है अलग अलग करके बाहर निकाल दें। निकालना तो 2220 ही है, पड़ा वो हुआ है। मंगवाइए ब्लैक मार्कर। प्री आ रही? ये 2190 मैंने, अच्छा सिंपल लेट है, आ रही वो 700। आगे चलें। ऑन एक्विजिशन डेट का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 19, क्योंकि अमोर्टाइजेशन 9 महीने की निकालनी है ना, वरना भूल जाएगा आपको। ऑन एक्विजिशन डेट में 1 अप्रैल 19 को ML के नेट एसेट्स इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड which has been recorded by ML, not been recorded by ML। ML की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आ रहा, तो बुक वैल्यू शायद इंटरनली जनरेट होगा। और फेयर वैल्यू एंट्री सोचें या करें? सोचें, एंट्री बोलें। ये अब बिल्कुल एग्जाम लेवल पे सवाल होंगे, इसमें वही वर्किंग मैं करूंगा जो वर्किंग इसकी रिक्वायर्ड है। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, इंटेंजिबल एसेट कितना? इंटेंजिबल एसेट डेबिट एंड सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। एंड वर्किंग नंबर 8, amortization in SRE debit and intangible credit। amortization निकलवाएं। 160 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, बस इसी तरह कर देना। हेडिंग कोई नहीं देनी आपने पेपर में, वो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि 160 क्या है, इतना उसको पता है। जो आपने, आपका काम होता है सवाल से फिगर उठाना, हेडिंग देना कोई जरूरी नहीं है। हेडिंग बस 4-7 हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, वर्किंग 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हेडिंग कोई नहीं जरूरी जी। 24 उठा जाए, ले जाए। एंट्री बताएं। SRE डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट, अमाउंट 24। और मैंने तो यहां तक आपको इजाजत दे दी हुई है कि वर्किंग 8 भी नहीं करनी तो ना करें। ये 24 यहां पे निकाल लें ब्रैकेट में, ये 24 यहां पे निकाल लें ब्रैकेट में। चलें जी आगे। जो हजरात लेट आए हैं, मैंने कहा पॉइंट 3 को हमने इग्नोर करना है, फिर कभी पढ़ेंगे। वैसे भी इग्नोर करना होता है इस सवाल को, इस एडजस्टमेंट को। पॉज करो जी। हम ये बात कर रहे थे कि पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को पेरेंट ने एसोसिएट को खरीदा है बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 15 मिलियन, और ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी हुई है ऊपर। निकाल दें इसको यहां से। टेक टू वर्किंग 7 कितनी? 15। भाई 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 बातें ना करें यार, मैं 3 सवालों की नियत करके आया हूं, आपने 4 करवाने हैं मुझे। और मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे बता दें। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, बड़े मजे से चीजें सारी हमें पता है, हम एंजॉय कर रहे हैं। जो नहीं एंजॉय कर रहे वो भी बैठे रहे। वर्किंग नंबर 7 जी। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 1500,
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये किसके कैरी डाउन एसेट्स हैं? एसोसिएट के। आईकैप के पास सफा बहुत ज्यादा था तो उसने इधर डाले बगैर नीचे जाके खुला खुला करके इनको डाल दिया, तो हमने इनको इग्नोर करना होता है। अच्छा, कंफ्यूजिंग, चलो वो फिर जब ड्यूरिंग द ईयर P earned a net profit of 9-10। अब भाई ओपनिंग और क्लोजिंग आरी गिवन नहीं है, इसलिए आप ऐसा लिखें कि ओपनिंग और क्लोजिंग आरी नहीं है तो हम वर्किंग 7 का नया वर्जन करेंगे ऐसे करके। ओपनिंग और क्लोजिंग आरी अवेलेबल नहीं है इसलिए हम वर्किंग 7 का बाबा जी वाला वर्जन करेंगे या नया वर्जन? बाबा जी वाला तो पुराना वर्जन है। चलें जी, ओके। नया वर्जन, हेडिंग बताएं यहां क्या दूं? पोस्ट पैट और डिविडेंड। पेरेंट ने एसोसिएट को कब खरीदा है? यकम जनवरी को। तो 90 का 3/12 हमारा है या सारा हमारा है? सारा हमारा है, लेकिन उसका कितने परसेंट हमारा है? 9-10 है। ये देखें 1 कितना खूबसूरत, 9-10 जब 30,319 पोस्ट पैट। अच्छा, असल में तो पोस्ट आरी चाहिए थी ना, तो पोस्ट आरी नहीं है। डिविडेंड ये तो फुल है, फुल है, फुल है। 490 इंटू 30 172। अच्छा, शायद आपको याद हो दरख्त मैंने 1500 का खरीदा है, उस पे फल लगे हैं 910, मेरे सिर्फ 319 हैं। सबको फल बांटे हैं 490, मेरे सिर्फ 172 हैं। लेकिन प्लीज इसकी डबल एंट्री मैंने आपको बड़ी जल्दी जल्दी कराई थी, इधर तसल्ली से देख लें। इसकी डबल एंट्री आप लोगों ने उसी तरह करनी है, लेकिन माय डियर प्लीज नेट करके 319 माइनस 172, इन दोनों को नेट करके आपने आरी में लेके जाना है। बेसिकली पता है आरी क्या होती है? पैट माइनस डिविडेंड आरी होती है, इसलिए उस सुबह भी क्लास में बताया था। तो बताएं 147 ले आए भाई, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो हमने कोई नई एडजस्टमेंट नहीं पड़ी सुबह की। चलें आगे। अच्छा, बैलेंस शीट के एंगल से डिविडेंड को कुछ नहीं करना। अब अदर इनकम में चला गया है तो P&L के सवाल में कैंसिल होगा। बैलेंस शीट के सवाल में अगर पेड है तो डिविडेंड का कुछ भी, ये तो वर्किंग 7 का एक और वर्जन था, वो तो मजबूरी में डिविडेंड डालना पड़ा। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय HL, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा उसने। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय HL, यही चीजें गेम डालती हैं। जब पेरेंट ने बीवी को, पहली वाली और दूसरी वाली को, तो उसके बाद से ये सेल हो रही है आपस में। ओहो, सोल्ड की फिगर नहीं दी, सोल्ड की भी नहीं दी, अनसोल्ड की दे दी, अनसोल्ड की दे दी। ML कौन है? सब्सिडरी। सब्सिडरी के स्टॉक में, ये तो फिर पेरेंट ने बेची होंगी। अगर सब्सिडरी के स्टॉक में तो किसने बेची होंगी? सब्सिडरी के स्टॉक में चीजें पड़ी हुई हैं जो इसने पेरेंट से खरीदी हैं। तो बोलें ये सेल कौन सी है?
P2S, P2S, हेडिंगे होर्डिंगे खत्म। आप अच्छा, सेल बाय सोल्ड की फिगर नहीं दी हुई, अनसोल्ड की बोलें 50, लेकिन मुझे चाहिए अनसोल्ड का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एंट्री सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट जी। कितने से? वर्किंग का रेफरेंस तो आप पेपर में खुद ही दे दीजिएगा। भाई देखिए दुनिया बदल चुकी है, अब ये एग्जाम लेवल की वर्किंग्स है। अब हम वो सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट और वो सारा कुछ नहीं किया करेंगे, वरना तो फिर यही करते रहेंगे पेपर में। अगली एडजस्टमेंट आप खुद ही कर दें, पीएल इन्वेंट्रीज। पीएल कौन है? नहीं पेरेंट नहीं है आज, एसोसिएट है। एसोसिएट के स्टॉक में पड़ी हुई हैं चीजें जो किससे खरीदी हैं? खामोश हो जाना, मेरे से पूछें। एसोसिएट के स्टॉक में पड़ी हुई चीजें जो किससे खरीदी हैं, तो सेलर कौन है? भाई आप क्यों नहीं बोल रहे मेरे साथ साथ? एसोसिएट के स्टॉक में चीजें पड़ी हुई हैं जो पेरेंट से खरीदी हैं, तो सेलर कौन है? पेरेंट। तो क्या बना? P2A सोल्ड नहीं गिवन, अनसोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट इस टॉपिक में 7 8.4। सोल्ड नहीं पता, अनसोल्ड का प्रॉफिट इस टॉपिक में 7% लगाएं। एंट्री बता दें। अगर परसों का होमवर्क किया था, किसने बेचा? पी ने, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? ए का स्टॉक तो नहीं मैंने कहीं शो किया हुआ। इन्वेस्टमेंट पे जोर निकालें। 8 पॉइंट में नहीं जा रहे आप, पॉइंट्स कर लो, नो प्रॉब्लम, आप कर भी सकते हो। रशीद, बीवी कह रही है मैं शोर को लेने रिसीवेबल फ्रॉम एमएल, बीवी से लेने हैं एज पर शोहर बुक्स। प्लीज इसको नोट किया करें ऐसे, बीवी से लेने हैं एज पर शोहर बुक्स। बीवी क्या कह रही है फिर? लिखा तो नहीं हुआ सवाल में, बस एज्यूम तो नहीं करेंगे, हकीकत है। एज्यूम क्या करना, यानी कि अगर शोहर कह रहे हैं मैंने लेने हैं तो बीवी फिर कह रही होगी मैंने देने। क्या है फिगर? 560 में से माइनस होगा। ये इधर आप आंखें बंद करके खोलें जी। क्या कह रहे थे अब आप लोग? कुछ भी नहीं कह रहे थे। ये बाद अब लोग 74 यहां से निकाल दें और यहां से निकाल दें, -74 डेटर में से निकाल दें 74 और क्रेडिटर में से 74। रशीद इस स्पीड से अगर 25-25 मिनट में एक सवाल हुआ तो लुट पड़ जानी है आज। 3 का कह के 6 करा देंगे हमें।
ये एडजस्टमेंट कोई बताए। पेएबल टू रॉयल फैन एज पर पेरेंट। अब जरा सुनिएगा, पेएबल टू रॉयल फैन एज पर पेरेंट कितना? पेरेंट कह रहे हैं मैंने रॉयल फैन को देने हैं, और रॉयल फैन की लाइबिलिटीज एसेट सॉरी उनमें आ रहा होगा ये। अब इसको कैसे करें, कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो इसको क्या कर दें, इग्नोर कर दें। खत्म हुआ सवाल। 240 एनसीए की फेयर वैल्यू। टोटल्स कर दें। सर अगले सफे पे 3 एडजस्टमेंट थी, हमें FR1 में भी ऐसा हुआ था हमारे। नहीं इधर नहीं है, इधर रिक्वायरमेंट है अगले सफे पे। इसीलिए आई कैप ने दी एंड लिखा होता है। बच्चे कहते होते थे कि हमें तो पता ही नहीं चला, पेपर अगले सफे पे भी था। हाँ जी, GNCI एज पर क्वेश्चन कौन बोला? एज पर क्वेश्चन तो हाँ एक्सीलेंट। एज पर जी 22 एग्जामिनर मेरा दिल चाह रहा था गुडविल इंपेयर करने को, कहते नहीं कोई मसला सब्सिडरी चाहिए, नहीं मेरा दिल चाह रहा था गुडविल इंपेयर करने को। स्पीड प्रोग्राम टू जीरो ज्यादा होगी, 207 है वो लिख लिया। सर सर मेरा कैरी डाउन पेपर में इधर आ गया था सर। दूसरे ने कहा मैंने इधर नेगेटिव में लिख दिया था। फिर रिटेन्ड लॉसेस भी आ सकते हैं। नहीं सर क्लास में तो कभी नहीं आया था सर। मैं उसके बाद मेरे से तो ये दोनों नहीं हुई, निक्की भी नहीं निकली और इसका कैरी डाउन भी नहीं निकला सर। मैं तो बस मैं उसके बाद से टैं हो गया। 27 निकी वड्डी ये पहले का सवाल किया हुआ है। अच्छा अभी किए हैं बाकी लोग इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग नंबर 7। क्वेश्चन वाली भी आ रही हैं। ओए होए जगह ही नहीं है। वर्किंग्स पूरी नहीं की ना, वर्किंग से कैरेट 600। अब जगह नहीं है सॉरी, अदर इन्वेस्टमेंट्स इधर मैं डाल रहा हूं। वैसे करंट में डालना मुनासिब नहीं है। अदर इन्वेस्टमेंट्स 600 और वर्किंग 7 वाली 1639। असल में एडजस्टमेंट्स हो गई है तो मेरा इस सवाल में अब दिल नहीं लग रहा मेरा कि बस अगला करें, कैसे टाइम जाया हो रहा है। 10 ग्रैंड टोटल
सीआरई, निकी, वडी, ओके, गिव योरसेल्फ अ पॉज, 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए ऑनलाइन वाले, और आप लोग भी गप्पे शप्पे मार लें। ना साथ वाले से पढ़ाई की बातें ना करें, थोड़ा सा उसको जरा माइंड को जरा, कोई लेट आए हैं वाले दाएं वाले से पूछ लें। पॉज कर दें भाई, क्वेश्चन 2 निकालें जी। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन कौन सा चल रहा था? 4 की रिक्वायरमेंट बी पढ़ें। लिस्ट डाउन द इंफॉर्मेशन दैट हैज नो इफेक्ट, ओनली लिस्ट डाउन, ओनली लिस्ट डाउन और एक्सप्लेन। आप लोग सुनते रहिएगा, घर जाके फिर देख लीजिएगा। द पेएबल टू पी एज पर एच, यही फिक्र उठाइएगा। द पेएबल टू पी एज पर एचएल बुक्स विल बी इग्नोर्ड, बस। द नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट विल बी इग्नोर्ड। बाकी रीस्ट्रक्चरिंग तो अभी आपको समझ नहीं आई, तो रीस्ट्रक्चरिंग विल बी इग्नोर्ड। ये कुछ पढ़ेंगे हम IAS 37 में, लेकिन ये वैसे भी इग्नोर ही करनी होती है। असल में ये जब हम पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ प्लान है, प्लान की तो एंट्रीज नहीं होती। ओके, बाकी इसको पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा। 2 मिनट लगाएं, क्वेश्चन 2 पढ़ लें। आपको कोई ऐसी चीज लगे जो क्लास में पढ़ाई ना हो, वो पूछ लीजिएगा। रीडिंग टाइम है आपके पास। माय डियर, चीजों को प्लान अप करना शुरू कर दें। 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए रीडिंग टाइम में, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ना है। क्या हुआ, अभी सवाल नहीं पूरा हुआ? जल्दी करें। मिटा दें भाई। रेज योर हैंड्स इफ डन। जी, वेल डन। एक बंदे ने पढ़ लिया सवाल। एनीथिंग विच इज न्यू? वो तो दूसरी क्लास में करा दी थी एडजस्टमेंट, वो इंशाल्लाह मंडे को फ्रेश माइंड से एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ेंगे। ओके जी, आप लोगों ने रीडिंग टाइम में सवाल पढ़ लिया। फॉलोइंग अदर समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पिस्ताशियो मिंट लिमिटेड एंड जेलेपिनो नहीं कहते, चपेड़ जे साइलेंट होते हैं, मैंने तो ये सुना हुआ है। हाँ, एलेपिनो लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यही नहीं होता, जे साइलेंट होता है ना? क्या जापान को आपान नहीं कहेंगे? ये वैसे, ये मुझे भी मेरी बेगम ने बताया था, जे साइलेंट है, मुझे नहीं पता था। अब वो कह रहे मेरी शादी नहीं हुई इसलिए, तो मुझे किसने बताया था? हमारा कौन सा वोकैबुलरी का पेपर है? Jalapeno.
हाँ जे साइलेंट है, मादरत भाई। पीपी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लायबिलिटीज। डिटेल ऑफ पीएल इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। यकम जनवरी 19 हमारे साल के पहले दिन हमने खरीदा है एसोसिएट को, उस वक्त उसकी प्री आ रही थी 200, ये उसी दिन की आ रही होती है, जो डेट उधर दी होती है ना, उस दिन की फिगर्स होती है सारी। और अगेन इस सवाल में वही छापा है कि शोहर को, या शोहर ने जो सब्सिडरी है उसको, हम वो कह रहे हैं दूसरी वाली बीवी को पहले, पहले वाली बीवी को दूसरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएट को पहले और सब्सिडरी को बाद में। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। चलें छोड़ें बस, इसको देख लेंगे फिर। और इन्वेस्टमेंट इन जेएल के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, नहीं, बस वो वही जो 170 की फिगर है उसी को यूज कर लेंगे। जी पापा पुट को पट पढ़ें और बट को बुट पढ़ें। जी पापा कितने? 850 प्लस 750। नीचे ना कुछ अनरिकॉर्डेड भी है, तो इट मींस के इट इज रिकॉर्डेड। तो ये 900 क्या है? ये 900 क्या है? ये तो रिकॉर्डेड है, नीचे कुछ आर स्टिल अनरिकॉर्डेड मींस कुछ रिकॉर्डेड भी है। ये क्या होगा फिर? हाँ ये होगा थोड़े से पैसे ले लो, ये हमने उसको पैसे दिए, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जाहिर बात है जो चीज बैलेंस शीट में नजर आ रही है वैसे भी उसकी एंट्री हुई भी है। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट वर्किंग वन में ले जाता, लेकिन मैंने रीडिंग टाइम में पढ़ लिया है कि इन्वेस्टमेंट इन एस में अभी कुछ चीजें स्टिल अन रिकॉर्डेड है, तो फिर बेहतर है कि इसको वर्किंग 1.1 में ले जाए। अच्छा आपकी क्या राय है कि 1070 को वर्किंग 1.1 में ले जाऊं? इधर देख लिया करें ना, 1070 को वर्किंग 1.1 में ले जाऊं, फिर उसमें से 170 माइनस करके वर्किंग 7 में ले जाऊं, या बस वर्किंग 7 में इसको ले जाऊं, इसको वर्किंग 1 में ले जाऊं, इस तरह कर लें। लेकिन वो मुझे पता है इसको वर्किंग 1 में लेके जाना, इसमें कोई मसला है, तो बेहतर है इसको डायरेक्ट वर्किंग 7 में ले जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है, नीचे आप सवाल पढ़ाए हैं, और इसको वर्किंग 1 में लेके जाएं क्योंकि इसमें मसला है। इसको 7 में ले जाएं, इसको 1 क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है? 900। जी वर्किंग 7 में 170। ओहो ये तीन फिगरें अलग अलग दे देता है, करंट एसेट दे दिया करे, टाइम्स आया। इन्वेंट्रीज 3-4 लाइनें छोड़ दें यार, इधर पता नहीं क्या क्या स्यापे शुरू हो गए हैं, फिर जगह नहीं होती। इन्वेंट्रीज प्लस 660 y प्लस 1, अगली तो पहले सही लिखवा दें। शोर के लाभ देखें, बीवी का लेवल देखें, शोर 60 मिलियन पे गुजारा कर रहा है, बीवी के पर्स में ही 70 मिलियन पड़े। आमीन आमीन, शादी हुई नहीं, आमीन। शेयर कैपिटल 1400 और 700। अच्छा ये मुझे बताएं कि पेरेंट ने कोई शेयर वगैरह इशू किए हैं जो अनरिकॉर्डेड है? आप यार रीडिंग टाइम में आप लोगों ने पढ़े, मैंने तो नहीं पढ़ा। पेरेंट ने कोई शेयर इशू किए हैं जो अनरिकॉर्डेड है? बस फिर इसको बाहर वाले कॉलम में लिख लें, डायरेक्ट ही बाहर वाले कॉलम में, और अगर ज्यादा आप हैं तो पहले अंदर वाले में लिख लीजिएगा, बाद में इसको बाहर वाले में ले जाइएगा। रशीद इस तरह का कोई सवाल आया ना, मैं कर लेना है।
लायबिलिटी आगे खुदा का खौफ करें, अभी तो आ रही है पहले। हेस्ट समटाइम मेक्स वेस्ट। नहीं, पहले फिगर 780 है, कहीं भी नहीं टिकने दे रहे। कोई हल्की सी बात बंदा मुंह से निकाल दे, खुद वर्किंग खोल ली है, वहां फिगर लिखवा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं वो पहले। खुदा के लिए भाई के बारे में ऐसा ना सोचा करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो आप दे रही है। अच्छा 780, तो डेटा अवेलेबल है, पोस्ट आ रही, क्लोजिंग माइनस प्री, माइनस 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 क्या, माइनस क्या 2। अभी देख लें, जो नीचे से उठा के बताना है मुझे। अजीब लोग हैं। मैं अभी ये दो फिगर मेरी रहती हैं 340 और 180, ये इधर पहुंचे हुए हैं। हद होगी ये। यही लोग 25-20 को भी कहीं लेके जाते हैं और 1460 को भी कहीं लेके जाते हैं। करंट लायबिलिटीज, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, छोड़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। खेल लें हमारे साथ। पेरेंट ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो ये हैं। अच्छा, आपके पेपर में पता है क्या होना है? सब्सिडरी ने एसोसिएट को चीजें बेच रहे होने। जिनको समझ नहीं आई वो तो छोड़ें, नहीं उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा नहीं सर, ऐसा हो सकता है वैसे सर ठहरे। अच्छा सब्सिडरी एसोसिएट को, अच्छा जी प्री आ रही बता दें, प्री आ रही परसेंटेज लगानी है, लगाते हैं, एंड पे भी लगा सकते हैं, इनटू 25। चलो अच्छा हुआ वर्किंग 7 का बाबा जी का वर्जन भी रिवाइज हो गया। एसआरई प्री 360, तुम्हें याद होगा वो पहला दिन जब दूसरा दिन था हमारे लेक्चर का, और यहाँ पे 50 किलो का गोश्त था और यहाँ पे 20 किलो का गोश्त था, और ये समझाने में टाइम लग गया था कि ये सीआई में जाने हैं, और आप लोग के ये क्या हो गया। वो दिन भी था तुम्हारी जिंदगी में कि क्लोजिंग, याद है ये फिगर याद है 50 और 20 की। हमें कल वाला सवाल नहीं याद, हम क्या की बातें कर रहे हैं। सॉरी, इस तरह नहीं बात करनी चाहिए कभी कभी के अलावा। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ बीवी सब्सिडरी आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। थोड़े से पैसे ले लो, सोधी का थोड़े से नहीं 900 मिलियन। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी फ्री होल्ड लैंड, अब पेरेंट अपनी लैंड उसे ट्रांसफर कर रहा है। पता कैसा चला करेगा? ये पेज 27 वाली एडजस्टमेंट है। नहीं नहीं नहीं, बस इतना सा, इतनी सी लाइन से पता चल जाया करेगा। कंसिडरेशन रिलेटिंग टू परचेज ऑफ सब्सिडरी, यहां से पता चलेगा करेगा हमें सब्सिडरी को खरीदा है। ये एडजस्टमेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका तरीका हमने ये पढ़ा था कि
एसेट इज गिवन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएंगी फेयर वैल्यू पे, एसेट क्रेडिट हो जाएगा बुक वैल्यू पे, और बैलेंसिंग गेन लॉस आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र इट इज स्टिल अनरिकॉर्डेड। तो कर लें, थोड़े से भी जरा नए नए लोग हैं ना, हम कर लें इसमें एंट्री, क्योंकि ये एडजस्टमेंट बहुत कम आई है, तो मैं इसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा, एंट्री कर लें। शॉर्टकट भी हो सकता है वैसे, एंट्री कर लें। जी वर्किंग नंबर 8। वर्किंग नंबर 8, लैंड ट्रांसफर हुई है जिसकी बुक वैल्यू थी 88, कॉस्ट ही होती है वो लैंड की, कहां बुक वैल्यू होती है, कैरिंग अमाउंट का लफ्ज अच्छा है। बुक वैल्यू थी 88, मैं बाजार में बेचता 108 की, लेकिन मैंने ये सऊदी किंग को दे दी, तो मैंने कहा था इसको डेबिट किया करेंगे फेयर वैल्यू से 108। तो इसको ना माय डियर आप P&L के सवाल में ना अदर इनकम में ले जाइएगा, सुनते जाए आज इसको, P&L के सवाल में ना अदर इनकम में ले जाइएगा, ये खुशी है, अनरिकॉर्डेड है ना, P&L में अदर इनकम में ले जाइएगा। लेकिन आज तो 20 एंट्री कर दें। वैसे इन्वेस्टमेंट्स में पढ़ा नहीं होगा, ये नोट करें ना, ये पीछे से सोल्यूशन क्यों देखा जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये शायद क्या गिवन होगा, कैश। अच्छा इन्वेस्टमेंट डेबिट निरेशा ना लिखा करें, कंफ्यूजन होती है। इन्वेस्टमेंट डेबिट लैंड 88, और जिन लोगों ने वर्किंग एट नहीं की वो सीआरई में जाके इन दोनों का डिफरेंस ब्रैकेट में दिखा दे ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए, क्योंकि इन लोगों ने एंट्रीज बानी सोच ली होगी, इनका लेवल बहुत हाई हो गया। तो जिन लोगों ने नहीं करनी एंट्री वो इन्वेस्टमेंट डेबिट करें, पीपी क्रेडिट करें, और सीआरई में जाके गेन रिकॉर्ड कर दें। गेन तो इधर आते हैं, गेन 20, चले मैंने तो वर्किंग एट कर ली हुई है, 20 गेन ऑन लैंड। तो लिख लें पेज 27 की एंड वाली एडजस्टमेंट है ये, पेज 27 की 7th एडजस्टमेंट है। ओके माय डियर, ये थोड़ी एडजस्टमेंट रिवाइज होनी पड़ेगी, बाकी इस सवाल में आगे सारा स्क्रैप है, थोड़ा सा टाइम लगा लें इस पे 5-7 मिनट, पहले इसकी रिवीजन कर लें फिर देख लें। एक कॉन्सेप्ट था अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर पेरेंट जो है वो कुछ और पैसे दे देगा। इसमें आपने IAS 21 की तरह करना है, मिसाल के तौर पे पहले ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, लेकिन ये लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था आपने रिकॉर्ड करनी है फेयर वैल्यू पे। यानी अगर हम कहते हैं कि मैं तुम्हें अगर सब्सिडी ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें अगले साल 100 मिलियन दे दूंगा, तो एग्जामिनर दे देगा कि 70 मिलियन उसकी आज फेयर वैल्यू है, पीवी टाइप समझ लें इसको। अब अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट नहीं करनी, साल के आखिर में फर्ज करें सब्सिडरी ने वो टारगेट मीट कर लिया और अब मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने 30 मिलियन और देने हैं, यानी टोटल 100 मिलियन का वादा किया था, तो साल के एंड पे वो टारगेट अचीव हो गया, तो सवाल कहेगा फेयर वैल्यू 70 से बढ़ के 100 पे आ गई है, तो आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा 30 का, और खर्चा डेबिट लाइबिलिटी, और अगले साल पे हो जाएगी लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपए से। चलें छोड़े, इस सवाल से देखते हैं जो हमने किया था। ओहो, उस सवाल की जनरल एंट्रीज हमने सुबह सुबह ही मिटाई हैं, वो हुई हुई थी हमने मिटा दी थी।
क्वेश्चन नंबर 19, यकम अप्रैल 2014 को, ये थोड़ा थोड़ा बना हुआ है वैसे नीचे, यकम अप्रैल 2014 को पेरेंट ने एक्वायर किए 75% ऑफ सब्सिडरी बाय मींस ऑफ अ शेयर एक्सचेंज एंड एन एडिशनल अमाउंट पेएबल ऑन अगला साल। डेट विल डिपेंड अपॉन द बाद वाली परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्यूजिशन। The fair value of that liability is 5.2। तो पहली एंट्री मैंने कराई थी इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट 5.2, लेकिन अक्सर ये 5.2 नहीं देता, अक्सर दिया करेगा पहले आपको फ्यूचर वैल्यू कि अगले साल शायद 6 पे करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ये है या फेयर वैल्यू ये है, तो इसने डायरेक्टली फेयर वैल्यू दे दी, तो अल्लाह का शुक्र है फौरन ही एंट्री हो गई। जो पैसे मैंने उसके देने हैं आज की फेयर वैल्यू उनकी 5.2 है, लेकिन 31 मार्च तक इसकी फेयर वैल्यू गिर के किस पे चली गई है। अब लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या थी, क्या हो गई, तो लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो खुशी की बात है, तो सीआरई क्रेडिट और पेएबल डेबिट। अब जरा पढ़ें, शायद समझ आ जाए ये एडजस्टमेंट। हाँ, ये फेयर वैल्यू नहीं है। 115 मैं तुम्हें अगले साल दूसरे महीने के शुरू होते ही दे दूंगा। दूसरे महीने के शुरू का लफ्ज मैंने अपनी तरफ से बोला है, दूसरे महीने में दे दूंगा। 115 मिलियन सऊदी किंग मैं तुम्हें, हमारा साल 19 है, हाँ, 115 मिलियन सऊदी किंग मैं तुम्हें अगले साल के तकरीबन शुरू में ही दे दूंगा अगर इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्टिंजेंट। अगर का लफ्ज लग गया ना, कॉन्टिंजेंट डिपेंडेंट है आप फ्यूचर पे, इफ की वजह से ना कॉन्टिंजेंट का लफ्ज है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये एडजस्टमेंट नंबर 6 टेस्ट हुई है पेज 27 की। मैं तुम्हें 115 मिलियन अगले साल दे दूंगा शुरू में ही तकरीबन, अगर तुम्हारी जो तुम मुझे सब्सिडरी दे के जा रहे हो इसने तुम्हारे जाने के बाद, अब ये तो चला गया सऊदी किंग यकम अप्रैल को और पूरे 19 के साल में, अगर इसने तुम्हारे जाने के बाद यानी इसने टोटल 2019 में 18 की बनिस्बत ज्यादा पैसे कमाए, 20% प्रॉफिट ज्यादा आया, तो मैं दे दूंगा तुम्हें 115 मिलियन। ये 115 मिलियन फ्यूचर वैल्यू है, इस पे कोई एंट्री नहीं करनी अभी। अच्छा, और कहानी की थीम क्या है? यकम अप्रैल को मैंने सऊदी किंग को लारा तो नहीं लगाया, मतलब कि वादा किया, मैंने कहा अगर इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से 20% ज्यादा आया तो मैं तुम्हें इस दिन फरवरी में 115 दे दूंगा। ये 115 की फिगर है जो आईकेप ने हमें दी। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी है ना, कंसिडरेशन तो अभी लायबिलिटी है। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस लायबिलिटी ऑन एक्यूजिशन, on acquisition, the fair value of this liability on acquisition is estimated at 70 मिलियन। इसको पीबी टाइप चीज आपने समझ लेनी है, लेकिन इसकी अनवाइंडिंग नहीं करनी, इसे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। अच्छा, अब ईयर एंड पे क्या हुआ वो अब सवाल बताएगा, टारगेट मीट हुआ या नहीं। अभी मैंने उसे ये कहा था कि अगर तुम्हारी सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें 115 दे दूंगा, और सवाल ने ये बताया इसकी फेयर वैल्यू आज 70 है। पहले हम इजी मार्क्स लेंगे, वर्किंग नंबर 9। ये डायग्राम भी हम बना लेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो ये एडजस्टमेंट हमें तंग करे। तो यकम अप्रैल 19 को 1 मिनट हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट
बस पेएबल छोड़ें, पेएबल रिकॉर्ड कर लें एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सवाल बताएगा 31/12/19 को क्या हुआ, क्योंकि एक एंट्री मैंने 31/12/19 को भी करनी है वर्सेस वाली एट ईयर एंड। सेट टारगेट इज अचीव्ड। अब मुझे बता दें, नाउ आई एम कंफर्म दैट आई हैव टू पे 115। 2-3 लोगों ने बिल्कुल सही बोल दिया। नाउ आई एम कंफर्म दैट आई हैव टू पे 115, देयर इज नो डाउट, क्योंकि प्रॉफिट निकल आए होंगे। 31 नवंबर 15 को मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने 115 ही देने हैं। अब मैं मानता हूं आई के अपने फेयर वैल्यू नहीं दी, आने वाले सालों में दिया करेगा जहां उसने फेयर वैल्यू इस दिन की नहीं दी, लेकिन मुझे खुद सोच के बता दें, अब ये तो फ्यूचर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू अब क्या बनेगी 115। अब मुझे कंफर्म हो गया, अब कोई दुनिया का इंसान जो मर्जी कहता रहे, मैं कहूंगा यार मैंने वादा किया उससे, मैंने उसे 115 देनी है। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑन 31/12/19 वर्सेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड 70। अब 31/12/19 को एंट्री निकालें। खर्चा डेबिट, ये ना एडमिन में डाल दीजिएगा पेपर में, ये आप लोग एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा, ये उसमें डालिएगा। खर्चा डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितने से, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल है। पेज 27 की सारी एडजस्टमेंट सीआरई में जाती हैं। ये फरवरी है, नोट कर लो। अब इसमें से बता दें कितनी एंट्री उसने रिकॉर्ड कर ली है, कितनी हम कर लें। उसने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये क्या बेनजीर फंड के कुछ और शुरू हो गया। एहसास इमदाद में आपने इस नंबर पे एसएमएस किया था, आपके 75,600 रुपए मंजूर हो गए हैं। भाई देगी ऑर्डर कर दो देगी। अच्छा आप मुझे कैसे देंगे? ओ ये तो टेक्स्ट मैसेज था। भाई नंबर नोट कर लो, आप ले लेना। तो कह रहे मुझे भी आते रहते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद ना 140 की स्पीड पे बाकी सवाल करना है हमने, क्योंकि आज हम घर वालों को बता के आएंगे 3 की नियत करके आए थे, 4 करके गए। भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, हम नियत करते थे कि 4 से 5 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे किसी एक सब्जेक्ट का, और 3 से 3.5 दिन में आराम से हो जाया करता था। मैं बता रहा हूं ये पूरा सब्जेक्ट 3-3.5 दिन में फारग हो जाता है। कोई पढ़ने वाला होना चाहिए आप जैसा। ओके एंट्रीज बताएं जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इधर ही डाल दें, इधर ही डाल, कोई अलग लाइन डालने की जरूरत नहीं। पेएबल क्रेडिट 70, और बैलेंस शीट डेट पे इट इज क्लियर दैट नाउ द इन्वेस्टमेंट, हमने कितना पे करना है 115। ये क्लियर है कि वो टारगेट मीट कर गए। टारगेट मीट मींस अब हमने 115 पे करना है। 115 और 70 का डिफरेंस 45। 45 खर्चा बुक करें। वर्किंग नंबर एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। इसको पूरा कर दें। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी फ्री होल्ड लैंड ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया, ले लेना को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, 115 पे नहीं करते। 107 वो भी कर लें, प्री आ रही भी साथ ही निकालें। अच्छा निकली हुई है।
ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ईच शेयर ऑफ ML। ये ना अभी तक आज तक हमने कभी भी एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कहीं यूज नहीं की और आपने पेपर में करनी भी नहीं। ये पहली दफा उसने दिया एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू। आगे हाँ सवाल में पूछा हुआ लिस्ट डाउन द इंफॉर्मेशन दैट हैज नो इफेक्ट, तो इसको टिक कर लें। इसको आप रिक्वायरमेंट बी में लिख के आएंगे, बल्कि रिक्वायरमेंट बी साथ ही खोल लेना। जब वर्किंग 7 के बाद रिक्वायरमेंट बी खोल लें, पेपर में अगले सफे पे करते होते हैं, करते तो इसी तरह आई कैप ने तो यही कहा हुआ है, चाहे एक लाइन की हो कोई मसला नहीं, पेपर में तो अगले सफे पे करनी चाहिए, वर्किंग 7 के बाद नहीं खोलनी चाहिए। है ऐसा ही है, आई कैप यही कहते हैं हर पार्ट को अलग सफे पे करो, वरना मैं तुम्हारे पार्ट ढूंढता नहीं रहूंगा। अच्छा ऐसे F1 रह गया पिछली बार। अच्छा रिक्वायरमेंट बी लिखें और लिखें कि द फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट शेयर हैज नो इफेक्ट, बस इस तरह द फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट शेयर हैज नो इफेक्ट इन ऑन पार्ट ए। पार्ट ए पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा ये तो जी नया कॉन्सेप्ट था जो आगे पॉइंट 4 में आ रहा है, पहले पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है, कैरिंग वैल्यू ऑफ ML एसेट्स फॉर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री, जिसकी कैरिंग अमाउंट 130 है और फेयर वैल्यू 150 है। यकम अप्रैल को ना आप लोग इन्वेंट्री को बढ़ा दें 180 वर्सेस 130, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट। ये एंट्री तो हमने पहले भी सीखी हुई है, ये कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। इन्वेंट्री डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ओके भाई टाइम्स है, मैं तो चाह रहा था फ्रेश माइंड के साथ ये एडजस्टमेंट आप दोबारा करते, लेकिन कुछ लोगों ने पिछली क्लास के एंड पे जाके पूछा था नहीं जरा दोबारा बता दें, तो देख लें इधर। फिर टाइम्स आया टाइप चीज है, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, रिवैल्यूएशन सरप्लस 50। अच्छा मैं अभी कुछ और अजम्पशन ले रहा हूं। मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं कि इसकी एंट्री अब हमने कर दी इन्वेंट्री डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। देखते रहें। और हमने किया ये कि जो स्टॉक आ रहा था अभी जाके उसमें P का था, S का था, उसमें मैंने 50 डाल दिया था। अच्छा अब हुआ ये कि S सोल्ड ऑल इन 9 months। प्लीज 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 नो बातें। S सोल्ड ऑल इन 9 months। 9 months लिखते हैं या आफ्टर एक्विजिशन लिखते हैं, जो भी लफ्ज आपको पसंद है, मैं अभी समझने के लिए लिख रहा हूं। S ने सारा स्टॉक बेच दिया 9 months में। अब एक एक करके मेरे सवाल का जवाब देते रहने और एंट्री निकालनी है। एक्विजिशन डेट पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस स्टॉक का प्रॉफिट सरप्लस के नाम से ऑलरेडी हमने एंट्री करके बुक कर लिया हुआ है। किस नाम से? इन्वेंट्री इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डेबिट एंड सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। 9 महीने के अंदर सब्सिडरी ने खूब जान मारी, भाई इधर देखो, सब्सिडरी ने खूब जान मारी, दिन रात एक किया, कर करके ये 130 वाला स्टॉक 180 में बेच दिया। हम एज्यूम क्या करेंगे उसी प्राइस में बिका। अभी नोट ना करें ना, मैं तो बात करूं, मेरी बात सुने। तो हम तो सब्सिडरी ने ये स्टॉक बेच दिया। ये स्टॉक बेचने की वजह से उसने एंट्री की कैश डेबिट सेल क्रेडिट 180 से
और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि उसने इन्वेंट्री सेपरेट किताबों में 130 पे ही रखी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 130 से, जिसकी वजह से उसका जीपी बढ़ा, जीपी से उसका प्रॉफिट बढ़ा और प्रॉफिट से उसकी आरई बढ़ी। तो एसआरई में 50 चला गया, एसआरई में 50 चला गया। तो सब्सिडरी ने ये प्रॉफिट बाद में रिकॉर्ड कर लिया। अब वो प्रॉफिट जो हम सरप्लस के नाम से एक्विजिशन डेट पे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, वो सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड कर लिया। तो सब्सिडरी को कहें कि आप अपनी किताबों में तो ना करें, कंसोलिडेशन एंगल से सब्सिडरी को कहें अपनी आरई कम करो, एसआरई डेबिट, और जो लोग कह रहे थे इन्वेंट्री क्रेडिट उनको समझ नहीं आ रहा, तो समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं समझा देता हूं। इन्वेंट्री क्रेडिट मेरे डियर इसलिए करनी है कि ये एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री आ ही नहीं रही, क्योंकि ये आपने 31/12 की बैलेंस शीट से एस का स्टॉक उठाया है, वो तो सारा बेच चुका है। आपने बोंगी मार के यहां 50 डाल दिया हुआ, लोग पूछ रहे हैं ये कौन सा स्टॉक है। जिन लोगों को मेरी बात समझ आ गई है ये कि एस की किताबों में ये स्टॉक पड़ा ही नहीं हुआ 31 दिसंबर की रात को, वो जरा हाथ खड़ा करके बता दें। एस की किताबों में ये स्टॉक पड़ा ही नहीं हुआ, हकीकत तो ये है पड़ा ही नहीं है स्टॉक, ये तो बेचारा बेच बूझ के फारग हो गया। ऐसे पूछा ये क्या होने का, कोई नहीं मैं तो बेच दिया हुआ। तो आप जो स्टॉक एस की किताबों में पड़ा ही नहीं हुआ उसको पहले आपने बढ़ाया है, तो ये तो बोंगी मार गया, फौरन -50 करें ताकि इस स्टॉक का इंपैक्ट किताबों से निकले। इन्वेंट्री हम इसलिए क्रेडिट करते हैं, बट क्या इतना डीप डाउन जाके सोचना। इंशाल्लाह मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा मंडे को, जो एडजस्टमेंट हम एक्विजिशन डेट पर बोले हैं, लिखे मत, जो एडजस्टमेंट हम एक्विजिशन डेट पर रिकॉर्ड कर चुके हैं, बाद में सब्सिडरी वो खुद भी रिकॉर्ड कर ले, बाद में सब्सिडरी वो, तो वो एसआरई में सही कर दिया करेंगे, एसआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन इस सवाल में हुआ पता है क्या, ये एंट्री करनी है एक, सब्सिडरी ओनली सोल्ड 80%, सब्सिडरी ने 80% बेचे अभी उसमें से, मींस 80% बेचे, मींस 80% का जीपी भी रिकॉर्ड कर लिया। तो अब आप लोगों ने जो एंट्री करनी है ना, वो किया करनी है सोल्ड के प्रॉफिट से। ये क्योंकि एडजस्टमेंट की थीम ही और है, ये कोई P2S S2 तो चीज ही नहीं है। अब आपने सोल्ड के प्रॉफिट से करनी है। सब्सिडरी कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुकी, सॉर्ट ऑफ हुआ ये कि 180% प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, 100% मैंने प्रॉफिट इधर रिकॉर्ड कर लिया था और 80% उसने भी रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके वाले को उल्टवा दें। तो बताएं जी क्या एंट्री होगी अब, एसआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। व्हाट इज, इस फिगर को उठाया करना है, व्हाट इज टोटल प्रॉफिट, सोल्ड का प्रॉफिट कितने %, 40। तो बिल्कुल इसको नोट कर लेता हूं, अभी मैं वर्किंग्स में जाके, आप लोग बिना नोट करें, वर्किंग्स में जाके नोट कर लेता हूं, और इसको आप ऐसा कीजिएगा, मंडे को मुझे याद कराइएगा, डायग्राम डायग्राम कोई तस्वीर ना खींचे। वर्किंग नंबर 10, एंट्री डेट डालें 1 अप्रैल 19 की। इजी मार्क्स लें पेपर में सारे, ये वाले इजी मार्क्स सबने लेके आने हैं, चाहे उनको फुल स्टॉप के बाद समझ आए ना आए। इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1, ठंडे दिमाग से इसको सोच के आना है, फिर मंडे को मेरे से पूछना है, ये नहीं कि सोचे बगैर आके पूछ रहे हो। अच्छा, अगला काम, इसमें से कितना स्टॉक सब्सिडरी ने बेच दिया, 80%, तो वो उसने भी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट को उल्टाएं, प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री को सोचें, प्रॉफिट उल्टाने की, सोल्ड का प्रॉफिट रिवर्स कर दें, इस तरह लिखें, सोल्ड का प्रॉफिट, अनसोल्ड का नहीं, सोल्ड का प्रॉफिट रिवर्स करना होता है यहां, एसआरई इन्वेंट्री क्रेडिट 40। लेकिन ये पता हम ना मुझे ईयर एंड पे ही चला करेगा कि सब्सिडरी ने कितना बेच दिया है। अगले सवाल में भी अल्लाह का शुक्र है यही एडजस्टमेंट है, तो उसमें इंशाल्लाह आप खुद करेंगे जी एडजस्टमेंट। कराएं जी पोस्ट, इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट ऑलरेडी डन बाय मी, एंड नेक्स्ट एसआरई डेबिट
इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 40 से। हाइब्रिड में पूछ के हैं कंबाइंड स्टडी हो रही है या स्टडी हो रही है? चलो रहने दो, मैं पूछूं। अच्छा जी आगे चलें। एसआरई डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। 5 मिनट है जी 5 एडजस्टमेंट्स के लिए। हमारे साल के ना यार इतना नोट ना किया करना, बड़ों की बात को ऐसे नोट ना किया करो, उसमें टाइम देख रहा था। ऑन 2 जुलाई 2019 ML सोल्ड अ मशीन। ML सोल्ड अ मशीन। ML कौन है? सब्सिडरी ने मशीन बेची है पेरेंट को एट अ गेन ऑफ 55 for 55 at a gain of 10 million. The remaining useful life of machine is working number 11. What is gain? इसकी वर्किंग तो करेंगे। 10 divided by जी, बस अब एंट्रीज नहीं मैं लिखूंगा। किसने बेचा? किसने बेचा? एस ने। तो एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। वर्किंग नंबर 11। भाई को टेंटिव करो। 55 55 55 माइनस 55 माइनस 55। अच्छा चलिए बताइए ऐसा कब करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं। जी जी एक मिनट प्रॉफिट लॉस का सवाल होता बोंगी में। हाथ पे खड़ा करें, हाथ खड़ा करके बताएं जी, बताएं। एक्सेलेंट। अगर ये फिक्स्ड एसेट उधार पे बेचे होते, एक हमने सवाल किया था पिछले दिनों, दिस अमाउंट इज स्टिल पेएबल अगर लिखा होता ना, तो फिर 55 को दोनों जगह से डेटर क्रेडिटर से या करंट एसेट करंट लायबिलिटी में से माइनस करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 55 पे हो गया होगा। अच्छा पेड की एडजस्टमेंट ना इग्नोर करते हैं उसमें बैलेंस शीट के सवाल में। पी ने अदर इनकम में डाल लिया हुआ तो ये उधर से निकाल दीजिएगा पी एंड एल का सवाल करते हुए, और कुछ नहीं करना इसको। तो लिस्ट डाउन में आए, लॉजिक ना दें एज द डिविडेंड इज पेड, लॉजिक नहीं मांगी, लिस्ट बस। द डिविडेंड ऑफ जीएल हैज नो इफेक्ट इन पार्ट ए। The dividend of JL has no effect on part A. पेड है ना असल में। बबल की बबल बना रहे हो। Dividend of JL has no effect on part A. बस। ओहो पेरेंट ने तो अदर इनकम में डाल दिया हुआ है। बैलेंस शीट के सवाल में इसका कुछ नहीं करना। सर थोड़ा सा बता दें क्यों नहीं कुछ करना, थोड़ा सा जरा बता दें क्यों नहीं कुछ करना। अच्छा चलिए फिर मुझे शेयर कैपिटल पकड़ाएं जरा उसका एसोसिएट का। 400 जरब 10% और दीवानों शेयर कैपिटल इनटू परसेंटेज है, फुल डिविडेंड 40। पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड, पीस शेयर 10 अदर इनकम में गया पेरेंट की, और 10 जब फटा हुआ सफा हिस्सा येलो का फटा हुआ हिस्सा
10 पेरेंट की अदर इनकम में गया, पेरेंट की अदर इनकम से प्रॉफिट में गया, प्रॉफिट से सीआरई में पड़ा हुआ है, पीआरई में। सो 780 पीआरई में पड़ा हुआ है, ये तो आपस की इनकम है। ये मैंने आपको थोड़ा सा सब्सिडरी के सवाल में बताया था, अगर पेड हो जाए तो टेंशन ना लिया करें। असल में इसने अदर इनकम में डाल लिया होता है, पीआरई में, और इसने क्लोजिंग तक पहुंचते हुए डिविडेंड माइनस कर लिया होता है, क्योंकि इसने अब उधर भी है इधर भी है, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इस तरह सोचना नहीं है, सोचना हमने ये कहा था जब पेड हो जाया करे या रिकॉर्ड हो जाया करे तो बस कुछ नहीं करना, बस छोड़ें। ओके, During the year, P made sale of 72 million to JL at a 20% above cost. 60% of these goods were sold by JL during the year. बड़ा ड्रामा निकला, अनसोल्ड नहीं दिया, सोल्ड दे दिया। 60% नहीं लगाना, 40% लगाना है। वर्किंग नंबर नहीं, वर्किंग नंबर 12 नहीं। मैं बस डायरेक्ट ही जो है जाके ये कौन है, किसने बेचा? पी ने। किसको बेचा? एसोसिएट को। किसने गेन रिकॉर्ड किया? पी का गेन कहां पड़ा हुआ है? सीआरई में। पीआरई में किसने खरीदा? एसोसिएट के। कहां पड़ा हुआ है? स्टॉक में। उसका स्टॉक हमने उठाया तो जोर कहां निकाल दे? इन्वेस्टमेंट। तो सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा इधर देखें जी, कौन से पी टू ए सोल्ड, एक मिनट, सोल्ड 72, अनसोल्ड कितना? अनसोल्ड। अनसोल्ड का प्रॉफिट जी बोले 4.8 इंटू 7 इतना लंबा हो गया, आप लोगों ने कहना है ये कोई न्याय से अपार्ट प्रोग्राम आया। सोल्ड 72, अनसोल्ड 29। अनसोल्ड का प्रॉफिट 4.8 इंटू 7 1. जी ये वर्किंग 3.1 कर लीजिएगा, जो मर्जी कर लीजिएगा, यहीं ब्रैकेट में कर दीजिएगा, या वर्किंग नंबर 12 कर दीजिएगा, जैसे मर्जी कर दीजिएगा, स्टार्ट डाल दीजिएगा, जो मर्जी कर दीजिएगा। बाकी सब आपको पता है माशाल्लाह। सर मैं तो शुरू ही 11 से किया करूंगा ना, ये सीधे मार्क्स मैंने पहले लेने हैं, तो मुझे पता है उसने पहली 2 में को खच मारी होगी। नहीं तरतीब से चले, कोई मसला नहीं, आपको क्या है। लेकिन ये जरूर कीजिएगा अगर वो पेपर छीनने वाला हो 10 मिनट बाद, तो फिर नीचे से शुरू कर दीजिएगा एडजस्टमेंट्स, फिर इजी मार्क्स जरूर ले लीजिएगा। ओ पेरेंट कह रहे मैंने दूसरी वाली बीवी से 8 मिलियन लेने हैं, तो रिक्वायरमेंट बी में आ जाए। ए नहीं आपसे आप रिक्वायरमेंट बी। PL receivable of 8 million has no effect. PL receivable of 8 million from JL has no effect on part A. नहीं इसका जोर उस पर नहीं निकालते मैं डियर। वैसे भी ये कौन सी वाली एडजस्टमेंट में कह रहे हो? वेल डन 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 वेल डन। किधर है भाई? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करनी थी ना सीआरए डेबिट करके। भाई ये कह रहे थे ओह अच्छा ये तो मैंने भी बता देना था। बताते किया तो वह करके बताते भाई, यही फर्क होता है। Impairment test indicated goodwill of subsidiary is impaired by 10%. अब मैं तो कड्डी ही नहीं, सॉरी काट लो। एनसीआई नु किधर से रखना है?
तो फिर एस की दो मुझे, एस के शेयर की मार्केट में कीमत क्या है, किधर है? एनसीए की फेयर वैल्यू निकालें। हट वर्किंग 4 ने आने इत्थे, तुसी अपनी गेम पाई है। बादशाह कम आउट, निक्की आ गई जी, निक्की कटो भाईजान। क्वांटिटी नहीं, टोटल शेयर्स मुझे बताएं सब्सिडरी के। 70। निक्की के पास मल्टीप्लाइड बाय रशीद दुआ कर पॉजिटिव गुडविल निकल आए, क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि जब भी इंपेयरमेंट आनी होती है, गुडविल आई होती है नेगेटिव, तो मैं इंपेयर भी नहीं कर सकता, उतों भी मार्क्स गए, इतों भी गए। होता नहीं है हमारे साथ, लेकिन इस तरह सोचवाते हैं कि लगता है हमारे साथ ही होना है। तो गुडविल की अगर इंपेयरमेंट आ रही है तो जबरदस्ती पॉजिटिव निकाल के आइएगा ताकि उसके मार्क्स मिल जाए कुछ। सही बात है, गुडविल की अगर इंपेयरमेंट आ रही है तो पॉजिटिव होगी, तो एग्जामिनर ने इंपेयरमेंट दी है ना। आपको क्या बताएं क्या क्या गम है हमारे साथ। तो जब ऐसा होता है फिर अगले सवाल भी सही नहीं होते हमारे। तो भाई टेम्परामेंट का भी टेस्ट होता है आई कैप में। इंपेयरमेंट भाई अगर आज तूने बता दिया कि इंपेयरमेंट लॉस कहां जाता है जब एनसीआई फेयर वैल्यू के ऊपर हो, तो फिर देखिए मैं आपको शाबाश दूंगा। है सारी रहे, ये ना बताने पे जूते पड़ने थे बस जी। 120 इंटू सर, ये वर्किंग 2 के अंदर भी इसकी वर्किंग कर सकते हैं जी। एसआरई डेबिट एलो पालो टोटल्स कर दें। ऐसे सवाल खत्म कर रहे हैं जैसे गन से गुब्बारे मार रहे हो, ठोस ठोस। 2-3 और गुब्बारे मारने आज। मैंने आपको कहा था आप एक ऐसी थीम में आ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा ईशा हो गई है। मोबाइल इस्तेमाल करने का मडिया
थोड़ा नॉन फ्रेश हो जाता है बंदा। जी करी, निकी, जगह रखी नहीं है इसके लिए। निकी, कैरी डाउन। निकी, वड्डी, सब तू वड्डी, छोटी वाली, बोथ निकी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, थ्री 4.8, करी, निकी, अहमद को बुलाएं, अहमद को बुलाएं। पॉज कर दें भाई। आप ऐसा करो, पार्ट सी बनाओ, ये बहुत साइज ज्यादा हो जाएगा फाइल।